हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर 1, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारे पूरे सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज आवर फर्स्ट चैप्टर। और बाकी जो चैप्टर्स है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हुआ, ये सब कुछ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कनेक्टेड है। पर क्योंकि आज सोसाइटी में बिजनेस इतना बड़ा होते जा रहा है, इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतने नए नए रकम के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए जरूरत पड़ी कि उन सब के लिए अलग अलग एक्ट बनाया जाए। वरना सबसे पहले ये सारे एक्ट, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही शामिल था। इससे पहले कि मैं टेक्स्ट में जाऊं और चैप्टर्स में इंटर करूं, मैं बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है ICAI का प्रिस्क्राइब किया हुआ इंस्टीट्यूट का बुक, जो कि CA फाउंडेशन लेवल में यूज होता है। तो अगर आप बीकॉम के लिए चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई और डिफरेंट कोर्स के लिए चैप्टर पढ़ रहे हो, आप भी वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे जो कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ये बुक कहीं से अरेंज कर सकते हो तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इस बुक को रिफर करके ही एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा चैप्टर। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1, दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें, व्हाट आर आवर लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू वुड बी एबल टू, नंबर 1, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। यानी हम समझ पाएंगे कि अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। नंबर 2, नोट द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम सीखेंगे कि एलिमेंट क्या है, यानी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, या क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होने के बाद कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नंबर 3, वी विल बी क्लियर अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोग सीखेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नंबर 4, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन देयर ऑफ। हम सीखेंगे कि ऑफर का तरीका क्या है, कंसेप्ट ऑफ ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, कैसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे रिवोक करते हैं, ये सब कुछ हम लोग सीख पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का यहां पर एक ब्रीफ में देखिए डायग्राम दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बनाया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 3 टॉपिक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कैसे होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के जरिए। और दूसरा चीज आता है इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ, यानी अग्रीमेंट के बाद लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, मैंने अग्रीमेंट बना लिया पर कानून ने उस अग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है कि कानून का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर, देयर आर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर, कि अगर ऑफर करना है और वैलिडली करना है तो कैसे करना होगा मुझे ऑफर, रिटन में, ओरल में, कैसे, वो हम लोग सीखेंगे। काइंड्स ऑफ ऑफर, कि कितने अलग अलग प्रकार का ऑफर हम दे सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल, कि प्रपोजल का लिए कंडीशंस क्या क्या है, क्या जरूरी होता है एक अच्छा प्रपोजल के लिए। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, और फिर ऑफर को सामने वाले तक कम्युनिकेट करने का क्या सही तरीका है। एक्सेप्टेंस में हम लोग सीखेंगे लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी अगर वैलिड एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो उसके पीछे लीगल रूल, कैसे हम एक सही तरीका से एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि सही एक्सेप्टेंस को सामने वाला तक कैसे कम्युनिकेट कर किया जा सकता है। तो आते हैं अब हम लोग टेक्स्ट में। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on their business. यानी यहाँ बताया जा रहा है कि
दिन पे दिन बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा होते जा रहा है, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग आज इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इंटर बाय द पार्टीज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन देयर बिजनेस. Contract is the most useful method of defining the rights and duties in the business transaction. तो प्लीज मार्क कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों है. कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट पावरफुल और द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमें यह पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. कॉन्ट्रैक्ट एक यूजुअल मेथड है, एक बहुत ही यूजुअल और साथ में यूजफुल मेथड है जिससे दोनों पार्टीज एक दूसरा का राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करते हैं कि आज हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं तो मेरा ये राइट है और ये ड्यूटी है, आपका ये राइट है और ये ड्यूटी है. दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट. यानी ये जो ब्रांच है लॉ का, ये बाकी ब्रांचेस से बहुत अलग है. कैसे? इट डज नॉट प्रिस्क्राइब सो मेनी राइट्स एंड ड्यूटीज विच द लॉ विल प्रोटेक्ट और इन्फोर्स. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये ऐसा कोई राइट्स और ड्यूटीज को प्रिस्क्राइब नहीं करता जो कि लॉ प्रोटेक्ट करेगा या इन्फोर्स करेगा. लॉ ने कुछ दायरा दे दिया है. चलो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है. It contains a number of limiting principles. यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉ ने कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स बता दिया है, सब्जेक्ट टू विच द पार्टीज में क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्फ. यानी लॉ ने एक दायरा बता दिया है कि आप विद इन दिस लिमिटिंग प्रिंसिपल आप खुद डिसाइड करो कि आपका क्या राइट होगा और क्या ड्यूटी होगा. आप लोग आपसी सहमति के साथ डिसीजन ले लो कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में मेरा ये राइट होगा, ये ड्यूटी होगा, सामने वाले का ये राइट और ये ड्यूटी होगा. अगर दोनों जन इसमें सहमत है, इस अग्रीमेंट में सहमत है, तो आप लोग इसको लॉ में इन्फोर्स करा लो. यानी स्टैम्प पेपर में लिखवाना है तो लिखवा लो, उसको नोटरी करा लो और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों जन का मर्जी शामिल हो. खाली मैंने बता दिया या फोर्सफुली बोल दिया आपका ये ड्यूटी, आपका ये राइट, और आपको सहमति नहीं हो, आपको पसंद नहीं है वो ड्यूटी और राइट, तो नहीं होगा. बोथ द पार्टी मस्ट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. ये भी हम लोग आगे में पढ़ेंगे कंडीशंस में. तो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों पार्टी उस बात पे रजामंदी हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. हाँ, अब बोल रहे हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे मन में आएगा कि क्या मैं कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बना लूं, किसी का मर्डर करने का, स्मगलिंग करने का, डकैती करने का. तो क्या बोला है, एक लिमिटिंग प्रिंसिपल है. आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंटर हो यानी इट इज इंप्लाइड कि वो लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन है. ऐसा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको कानूनी तौर पे मना किया गया है. अगर कानूनी तौर पे उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए मना किया गया है एंड यू आर ट्राइंग टू इंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट वैलिड. वो वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है, आपको मैंने राइट दिया है पर राइट एक लिमिटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर दिया है. आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, आप अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते. सब्जेक्ट टू विच द पार्टीज में क्रिएट राइट एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्फ. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू विच, यानी विद इन द लिमिटेशंस अलाउड आप अपने लिए राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट कर सकते हो. उस लिमिट के आगे जाने का आपको परमिशन नहीं है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोडिफाइज द लीगल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न कॉन्ट्रैक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कोडिफाई करता है, वो लीगल प्रिंसिपल्स, जिस लिमिटिंग प्रिंसिपल्स की मैंने बात की, वो सारे लिमिटिंग प्रिंसिपल्स क्या है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. It codifies the legal principles that govern contracts. The act basically identifies the ingredients of legally enforceable valid contract. यानी इस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाइज द इंग्रेडिएंट्स की लीगली इन्फोर्सेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या
इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना होगा, वही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. In addition to dealing with certain special type of contractual relationship, और साथ ही हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा. यानी स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या क्या हो गया, ये सब हम लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सारा हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया कि इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं. तो लेट्स प्रोसीड. All agreements are not studied under the Indian Contract Act 1872. तो यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि सारे अग्रीमेंट को हम इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं पढ़ते. हजारों अलग अलग प्रकार का अग्रीमेंट हो सकता है लोगों के बीच. वी आर नॉट गोइंग टू डील विथ ईच एंड एवरी एग्रीमेंट. सारे एग्रीमेंट का बात नहीं हो रहा है यहाँ. सम ऑफ दोज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. क्यों? क्योंकि उन सारे अग्रीमेंट्स में बहुत सारे या कुछ ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है. ओनली दोज अग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसा मैंने बताया था, अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी जरूरी है. इट हैज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. दिस यूनिट refers to the essentials of a legally enforceable agreement or contract. और इस यूनिट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? essentials की लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या essential requirements है. इट सेट्स आउट रूल्स फॉर द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. फिर हम लोग सीखेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या रूल्स जरूरी है, एंड रिवोकेशन देयर ऑफ, और अगर उसे हम रिवोक करना चाहें तो फिर क्या जरूरी है. इट स्टेट्स द सर्कमस्टेंसेज व्हेन एन अग्रीमेंट इज वॉइडेबल और इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली. और ये ऐसा सर्कमस्टेंसेस भी हमें बताएगा कि कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहां की अग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा. वॉइडेबल का मतलब इट इज इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी ओनली, एंड व्हेन द अग्रीमेंट इज वॉइड. और कब ऐसा सिचुएशन होगा जब अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा. वॉइड यानी नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल, जो कि कानूनी तौर पे खारिज कर दिया गया है, इसे हम नहीं मानते, नॉट अलाउड, नॉट वैलिड. नॉट वैलिड को बोलते हैं वॉइड. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइंड हो रहा है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हम लोगों ने कुछ अग्रीमेंट बनाया, वो अग्रीमेंट को अगर कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त मिल गया, कानून ने उसको इन्फोर्स कर दिया, तो यस इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. गवर्नमेंट ने कोई नया नोट छापा या आरबीआई ने कोई नया नोट छापा. वो नया नोट जब तक छपा ना तब तक वो अग्रीमेंट के जैसा था, पर जब उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर हो गया, यानी आरबीआई के गवर्नर ने उसको इन्फोर्स कर दिया, मान्यता प्राप्त कर दिया, दैट नोट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. इट्स लाइक दिस. तो वो लीगल हो गया. अब उसे हम डेली यूज में लेना देना कर सकते हैं. जब तक गवर्नर का सिग्नेचर नहीं था तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं था. ठीक है ना. तो वैसे ही हम लोगों ने एक अग्रीमेंट किया, उस अग्रीमेंट को कानूनी तौर पे अगर मान्यता मिला तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज नहीं है. तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन शामिल है. पहला, एन अग्रीमेंट, कि आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए. अग्रीमेंट मतलब अग्री. अग्रीमेंट मतलब इट कम्स फ्रॉम द वर्ड
अग्री, अग्री यानी दोनों जन अग्री होने चाहिए, एक जन के अग्री होने से नहीं चलेगा। द अग्रीमेंट मीन्स बोथ द पार्टीज, और जो भी अगर दो से ज्यादा पार्टीज हैं तो सारे पार्टी शुड अग्री ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, तब उसे अग्रीमेंट कहते हैं। एंड नंबर 2, इट्स इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, और दूसरा है उसको कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इट शुड बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। Number 1, agreement. The term agreement given in section 2 subsection E of the act is defined as, तो अब agreement को कैसे define किया जाए, तो 2 subsection H में था contract, 2 subsection E में है agreement. It is defined as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. यानी व्हाट इज अग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस, यानी जब दो पार्टी, मैं बार बार दो का एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज मिनिमम 2 पीपल आर रिक्वायर्ड, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड 2 पीपल। तो जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं या कोई अग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरा को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते हैं। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हो सकता है दोनों ने एक दूसरा को एक प्रॉमिस किया, हो सकता है एक से ज्यादा प्रॉमिस किया। Forming the consideration for each other, very important line, forming the consideration for each other, इसका मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब यहां लॉ में होता है पेमेंट, गिविंग समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में कंसिडरेशन को पेमेंट की भाषा में नहीं समझते, पर लॉ में कंसिडरेशन का मीनिंग टोटली अलग है। यहां पर कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो मान लीजिए दो लोग हैं ए एंड बी, दे वांट टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। ए ने बी को बहुत सारे प्रोमिसेस किए, बी ने ए को बहुत सारे प्रोमिसेस किए। तो दोनों जो एक दूसरा को प्रॉमिस कर रहे हैं ये एक दूसरा के लिए पेमेंट के जैसा हुआ। सपोज मैं एक दुकान में गया, मैंने दुकानदार को बोला आप ये सामान मेरे घर में भिजवा देना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। दुकानदार ने बोला ओके डन, मैं ऐसा करूंगा। तो दुकानदार ने मुझे प्रॉमिस किया कि मेरा सामान वो घर पे पहुंचा देगा। ये दुकानदार के तरफ से प्रॉमिस भी था और एक तरह से उनके तरफ से पेमेंट भी था। और मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न में प्रॉमिस किया कि मैं आपको मनी दूंगा उसके अगेंस्ट में, आई विल मेक द पेमेंट। तो मेरे तरफ से जो कंसिडरेशन है पैसा, उसके तरफ से जो कंसिडरेशन है सामान। अभी ना सामान दिया ना पैसा लिया, अभी खाली एक दूसरा को प्रॉमिस किया। तो जैसे ही हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया ये प्रॉमिस बन गया अग्रीमेंट। ठीक है, उसने मुझे कुछ प्रॉमिस किया, मैंने उसे कुछ प्रॉमिस किया, एंड दिस सेट ऑफ प्रोमिसेस बिकम्स एन अग्रीमेंट। तो वही लिखा, व्हाट इज अग्रीमेंट? इट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। To have insight into the definition of agreement, we need to understand promise. अब ये बोल रहा है अग्रीमेंट को समझने के लिए बहुत जरूरी है प्रॉमिस को समझना कि प्रॉमिस क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस प्रॉमिस एज। तो अब देखते हैं कि लॉ में प्रॉमिस किसे कहते हैं। When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. तो देखो क्या बोल रहे हैं, when a person to whom the proposal is made, मैं गया था, मैंने दुकानदार को प्रपोजल दिया कि मुझे ये सामान खरीदना है, क्या आप मुझे बेचेंगे, क्या आप मेरे घर तक पहुंचा देंगे ये सामान। मेरे तरफ से क्या था, प्रपोजल, राइट। To whom the proposal is made signifies his assent thereto. दुकानदार ने अपना assent यानी अपना डिसीजन बताया, हाँ मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। तो signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. तो यानी उस दुकानदार ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, राइट। मैंने दुकानदार को प्रपोजल दिया, मुझे ये सामान चाहिए, क्या आप मेरे घर तक भिजवा देंगे। दुकानदार ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कहा हाँ मैं भिजवा दूंगा। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड।
प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, और प्रपोजल जब जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया ये उसकी तरफ से प्रॉमिस हो गया। तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं सामान आपके घर भिजवा दूंगा, जैसे ही उसने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया ये बन गया प्रॉमिस। फिर उसने मुझे प्रपोजल दिया, आप मुझे पेमेंट कर दोगे, आई सेड ओके आई विल मेक यू द पेमेंट, मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, ये मेरे तरफ से हो गया प्रॉमिस। अब दोनों ने एक दूसरा को प्रॉमिस दिया, दैट इज कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एंड दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट। अब अगर हमारा अग्रीमेंट जो है वो कानूनी तौर पे वैलिड है तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है? द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, तो ऊपर वाले डेफिनेशन से क्या क्या पॉइंट्स इमर्ज हुआ? नंबर 1, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस इंसान को मैं प्रपोजल दे रहा हूं, सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, जो प्रपोजल मैंने सामने वालों को दिया है उसने उस प्रपोजल में रजामंदी दिखाई, उसने हामी भरी, द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, तब कहा जाता है कि उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। नंबर 4, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस, और फिर जो प्रपोजल मैंने उससे रखा था उसने जब वो एक्सेप्ट किया वो बन गया प्रॉमिस। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज प्रॉमिस? ठीक है, thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party and that other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। तो अग्रीमेंट क्या है? इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल, जो कि एक पार्टी ने दूसरा को दिया, दूसरा पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया और वो बन गया प्रपोजल से प्रॉमिस, प्रॉमिस से अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। नंबर 2, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब दूसरा चीज क्या है, हमने ये पढ़ गया कि अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। नाउ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट must give rise to legal obligation which means duly enforceable by law। यानी अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है, इफ अग्रीमेंट वांट्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, यानी लीगली बाइंड होना पड़ेगा दोनों पार्टीज को। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पर कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं भी होगा पर एग्रीमेंट है। मान लो दो लोग मिस्टर ए बी, अगेन एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए बी ने अग्रीमेंट किया कि चलो आज शाम को मूवी चलते हैं, लेट्स प्लान फॉर अ मूवी टुडे। ये हो गया, दोनों ने अग्रीमेंट किया कि ठीक है हाँ चलेंगे, दोनों अग्री है इस बात से। अगर मान लो शाम को किसी वजह से मिस्टर ए मूवी के लिए टर्न अप नहीं हो पाया, उसके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ही वाज अनेबल टू टर्न अप फॉर द मूवी, क्या मिस्टर बी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है ये बोल के कि तुमने अग्रीमेंट तोड़ दिया? सोचो, हमें सोच के भी हंसी आ रही है, राइट और ना? हाँ, तो क्यों हंसी आ रही है? बिकॉज हमें पता है कि ये सही बात नहीं है, क्योंकि मूवी देखने का जो अग्रीमेंट था उसमें दोनों पार्टी लीगली बाउंड नहीं थे कि अगर तुम आज शाम को मूवी के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। दैट वॉज नॉट पॉसिबल, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी दैट वॉज जस्ट एन अग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। पर अब इसको दूसरे सिचुएशन में लेते हैं। आपने कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस डील साइन किया किसी के साथ, ठीक है, वो बिजनेस डील में आपने सामने वाले को पेमेंट किया या नहीं किया, पर कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, आपने अग्रीमेंट कर लिया था, सारा लिखा पढ़ी हो गया, फिर सामने वाला बैकआउट हो गया। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, और जब उस सामान का दाम बढ़ गया तो सामने वाला बोलता है नहीं मैं तो नहीं आपको दे पाऊंगा, अब आई वोंट बी एबल टू सेल यू दैट प्रोडक्ट। आपने कोई मान लीजिए कोई सामान, कोई गुड्स 50,000 में खरीदा था, तो उसने डील हो गया था अग्रीमेंट कि वो सामने वाला बंदा आपको 50,000 में वो सामान देगा। अब देने का जिस दिन बात था मार्केट वैल्यू उसका बढ़ के 70,000 हो गया। अब वो देख रहा है कि 70,000 का सामान मैं 50 में कैसे दे दूं, वो उस अग्रीमेंट से बैकआउट कर रहा है, बोला नहीं 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 मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया। विल यू लीव हिम? यहां पर आप उसके ऊपर लीगल केस कर सकते हो, बिकॉज ये जब आप लोगों ने अग्रीमेंट में किया था तो आपका इंटेंशन था एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन था सामने वाला के ऊपर
कि हाँ अगर आप अपने अग्रीमेंट से बैकआउट करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कानूनी तौर पे आपके ऊपर एक्शन लूंगा। समझ में आया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट, कि अग्रीमेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यानी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उसमें, और जब वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया यानी दोनों पार्टी अब लीगली बाउंड है, दे आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। ठीक है, दोनों अपना अपना रिस्पेक्टिव ड्यूटी पूरा करने के लिए बाउंड हो चुके हैं। अब बैकआउट करने का मतलब हुआ कानूनी एक्शन का सामना करो। क्लियर? Thus, from the above definition, it can be concluded that contract is equal to accepted proposal, that is agreement, plus enforceability of law। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट जरूरी है, साथ में लॉ का इन्फोर्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मैं बहुत स्लोली एक एक पॉइंट पे ध्यान देके समझा रहा हूं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। नेक्स्ट, ऑन इलैबोरेटिंग द अबव टू कंसेप्ट्स, अगर ये दोनों कंसेप्ट को हम इलैबोरेट करें और पढ़ें, इट इज ऑब्वियस दैट कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ एन अग्रीमेंट विच इज अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेस ऑफ एन अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होता है, which is a promise or a set of reciprocal promises, that a promise is the acceptance of proposal giving rise to binding contract। और promise क्या है? proposal when accepted becomes a promise, और अगर उसके वजह से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाए जहां दो लोग या दो से ज्यादा लोग लीगली बाउंड हो जाए, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फर्दर सेक्शन 2 सबसेक्शन H requires an agreement to be worthy of being enforceable by law before it is called contract। और सेक्शन 2 सबसेक्शन H क्या कहता है? अग्रीमेंट आप हो इट इज ओके, पर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो यू हैव टू बी वर्दी ऑफ बीइंग इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपको लॉफुली वर्दी होना पड़ेगा, लॉफुली इन्फोर्सेबल होना होगा, तब आप कॉन्ट्रैक्ट बन पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? Where parties have made a binding contract, they created rights and obligations between themselves। तो जब पार्टीज लोगों ने एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी लॉफुली बाउंड हो गए, अब दे क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो वो लोग ने एक दूसरे के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर लिए, और अब अगर कोई भी अपने ऑब्लिगेशन से पीछे हटता है तो कानूनी एक्शन का सामना कीजिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए अग्रीज विथ बी टू सेल कार फॉर ₹2 lakhs टू बी। ए ने बी के साथ अग्री किया कि मैं अपना गाड़ी तुम्हें बेचूंगा 2 लाख रुपए में। हियर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 lakh। तो ए का अब ये ऑब्लिगेशन हो गया कि उससे बी को कार देना पड़ेगा, वो बैकआउट नहीं कर सकता, और बी के पास ये राइट आ गया कि वो कार लेगा 2 लाख रुपए पेमेंट करने के बाद। पेमेंट किए बिना नहीं ले सकता, वो पेमेंट करके उसके पास राइट है वो कार को लेने का, ए मना नहीं कर सकता। एंड बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे ₹2 lakh टू ए, और बी का ऑब्लिगेशन ये है कि वो ए को 2 लाख रुपया देगा, एंड ए हैज अ राइट टू रिसीव ₹2 lakh, और ए के पास पूरा राइट है कि वो गाड़ी दे के 2 लाख रुपया बी से लेगा। ठीक है, तो समझ में आया? ए का राइट क्या है? रुपया लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन क्या है? गाड़ी देना। बी का राइट क्या है? गाड़ी लेना, और ऑब्लिगेशन क्या है? रुपया देना। तो दोनों पार्टी के पास कुछ ना कुछ राइट और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन है। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ only such legal obligations which has resulted from agreement। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे डील करता है? सिर्फ उन लीगल ऑब्लिगेशंस के साथ which has resulted from agreement, जो कि अग्रीमेंट की वजह से रिजल्ट हुए हैं। Such obligation must be contractual in nature, और वो ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल होने चाहिए नेचर में। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो कि बाउंड बाय लॉ है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का टाइटल ले लिया, दैट अग्रीमेंट हैज बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, तब दो पार्टी लीगली
बाउंड होते हैं। However, some obligations are outside the purview of law of contract. अब बोल रहा है कुछ ऐसे obligations होते हैं जो law of contract के purview से बाहर हैं। Example, an obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligations and so out of the scope of contract. यानी पहला एग्जाम्पल को देखते हैं, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी जब एक मैन शादी करता है, कोई इंसान शादी करता है, तो वो एक ऑब्लिगेशन लेता है कि मैं अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। पर वहां पर कोई ऐसा रिटन अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है कि मैं अपनी वाइफ को हर साल एक फॉरेन टूर पे ले जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ मतलब सिटी का जो एकदम टॉप मोस्ट स्कूल है उसी में पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। उसका फाइनेंशियल पोजीशन जैसा होगा वो अकॉर्डिंगली अपने बच्चों, अपने वाइफ के लिए डिसीजन लेगा। राइट और रॉन्ग? तो यही चीज का बात हो रहा है यहां पर कि ऐसा कोई रिटन अग्रीमेंट या राइट्स एंड ड्यूटीज हम नहीं डिफाइन कर सकते व्हेन इट कम्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंटेनिंग अ फैमिली और वाइफ और चिल्ड्रन। तो ऐसा कोई रिटन नहीं होता, तो ये आउट ऑफ द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? फिर यहां पर हम लोग शॉर्ट में देखिए क्या फ्लो चार्ट बना। प्रपोजल या ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है इट बिकम्स प्रॉमिस, promises and set of promises becomes agreement, agreement when legally enforceable by law becomes a contract। डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, आई होप इतना हम लोग समझ गए हैं कि अब आप लोग इसको रीड करोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं इस डिफरेंस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो विल स्टार्ट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये वाला सेशन आई होप सबको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा, और लॉ में भी बहुत कुछ नया नया सीखना है, बहुत मजा आएगा। तो लेट्स continue with our topic in our next session. Thank you.